अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। Today my topic is gluconeogenesis. I shall try to tell you about the explanation of gluconeogenesis. Now we know about the gluconeogenesis. ग्लूकोनियोजेनेसिस पहले की तरह हर बार मैं यही जिक्र करता हूँ कि हमें किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसके पहले वर्ड ही उसकी पूरी कहानी बता रहा होता है कि इसके अंदर किस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी, क्या डिस्कशन होगी। ये पहले वर्ड से ही सारा कुछ हम समझ आते हैं। तो देखें, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मीन है ग्लूकोज, नियो मीन न्यू, जेनेसिस मीन जनरेशन, सिंथेसिस, प्रोडक्शन। अब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिफाइन करना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ना कर सकें। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगा कि ग्लूकोज का सिंथेसाइज्ड होना, मगर कहाँ से सिंथेसाइज होना? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस कैसे हैं कि फॉर एग्जांपल पायरुवेट से है, लैक्टेट से है, ग्लिसरॉल से है, अल्फ़ा कीटो एसिड से है। तो इन चीज़ों का जिक्र हम सारा करेंगे। अब हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का हमारी बॉडी के साथ क्या रोल है और सिग्निफिकेंस क्या है। तो नेचुरली तौर पर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस किस वक़्त में होती है और कैसे होती है, ये सारी बात करेंगे। और अच्छा ये भी है कि ग्लूकोन, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोलिसिस की तरह नहीं है। ग्लाइकोलिसिस जो है उसके अंदर हमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये क्या है? इट्स अ एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस इसको क्या कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एटीपी यूटिलाइज्ड होगी, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिल जाएगी। तो ग्लूकोज, फिर उसको ग्लूकोज क्यों मिलेगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों होती है और किन मौक़ों पर होती है, तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह इस अपने लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का हमें समझ आ गई कि ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से। तो ये कब होती है? पहले हम बताते हैं कि ये उस सूरत में होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस बॉडी में कि जब हमारी बॉडी तकरीबन 10 से 18 घंटे, और कुछ जगहों पर 10 से 12 घंटे का भी है कि 10 से 12 घंटे हमने कुछ खाया पिया नहीं है, जो हमारे पास पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन मौजूद थी, जो ग्लूकोज पहले से हमने इंजेस्ट की थी, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो गई थी। तो जो एक्स्ट्रा थी वो किस फॉर्म में स्टोर हो गई थी? वो लीवर और मसल्स में। ये बात हम पहले बात कर चुके हैं कि लीवर और मसल्स में ग्लूकोज जो है स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब तकरीबन 10 से 12 घंटे या 10 से 18 घंटे की इस दौरानिया में जो फास्टिंग है, कुछ खाया पिया नहीं है, तो इस दौरान होता क्या है कि वो ग्लाइकोजन ही क्या होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो वो हम जो है उसका भी जिक्र करेंगे, ग्लाइकोलिसिस भी हम पढ़ चुके हैं। तो उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है एटीपी की फॉर्म में। लेकिन अब एक वक्त हुआ कि क्या हुआ कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन डिप्लीटेड हो गई, क्योंकि सारी की सारी यूटिलाइज हो गई। अब उस डिप्लीटेड ग्लाइकोजन के बाद बॉडी को ज़रूरत है, बॉडी के बहुत से आर्गन हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारा ब्रेन है, हमारी आइज़ हैं, हमारी कार्निया है आइज़ में, तो ये इसके अलावा हमारे टेस्टिस हैं, हमारे आरबीसीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, हमारा रीनल मेडोला है। ये वो आर्गन्स हैं जिनको हर सूरत में अपनी ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है। तो इस सूरत में फास्टिंग की कंडीशन में, लॉन्ग फास्टिंग की कंडीशन में, तो फिर क्या होगा? हमारी बॉडी कैसे इन ऑर्गन्स को जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकेगी? तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ही वो प्रोसेस है जो इस सूरत में हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में, जब फास्टिंग बहुत तावील हो जाए तो फिर अपना रोल प्ले करता है। नंबर 1 पहले तो ये होगी इसकी। अच्छा, इसके बाद ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन कौन से आर्गन में, बॉडी में कौन से आर्गन में होती है? ये 2 आर्गन्स में खास तौर पे होती है। नंबर 1 हमारे पास है लीवर। अब लीवर में कितने परसेंट होती है? तकरीबन 90% लीवर में होती है। कुछ जगहों पर हम है कि 60 to 90% ये लीवर सेल्स के अंदर होगी। अच्छा, दूसरा क्या है? किडनी।
किडनी में कुछ जगहों पर इसको कहा जाता है कि तकरीबन 10 to 40% है, और कुछ जगहों पर सिर्फ कहा जाता है कि 10% ही, यानी मतलब हम कहें कि लीवर में 90% मोस्ट ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस विल बी टेक प्लेस इनसाइड द लीवर, वाइल 10% जो है सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, किडनी के अंदर हो रही है। अब ये दो हमें पता चल गई कब होती है और किस जगह पर होती है, ये दो चीज़ों का पता चल गया। तीसरा यह है कि सेलुलर साइट्स, ठीक है, हमने कहा कि लीवर में है, किडनी में, तो उनमें जो मौजूद हिपेटोसाइट्स हैं तो किस जगह पर हो रही है, लीवर के सेल्स में। तो लीवर के सेल्स में ये जैसे मैंने आपको सेल ड्रॉ किया हुआ है, तो सेल के नंबर 1 एक तो साइटोसोल, ये मैंने लिखा है साइटोसोल में होगी सेल के। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, दो सेल की सेलुलर जो साइट्स हैं दो जगह माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो इनिशियल ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा जिसमें पायरोवेट से ऑक्सैलो एसीटेट का बनने का अमल ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ऑक्सैलो एसीटेट से फिर ऑनवर्ड जो है ग्लूकोज बनने तक का तमाम जो प्रोसेस है वो किस में होगा, वो साइटोसोल के अंदर होगा। ये चीज़ें भी हमें पता चल गई। इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस में ये बात है कि ये हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, फास्टिंग में ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि उसको मेंटेन करने में ग्लूकोनियोजेनेसिस अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये एक और अहम काम क्या है कि ये TCA साइकिल जो हमने पढ़ा था, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या हमने उसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, उसके अंदर उसको स्टार्ट होने के लिए, उस साइकिल के लिए ऑक्सैलो एसीटेट की ज़रूरत होती है। नंबर 1 एक तो ऑक्सैलो एसीटेट की ज़रूरत होती है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमें ऑक्सैलो एसीटेट का, ये जो है ऑक्सैलो एसीटेट एक प्रीकर्सर ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑक्सैलो एसीटेट है, इससे ही आगे सारे का सारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होना है। तो जो TCA साइकिल है, TCA साइकिल के अंदर हमें क्या मिलता है, TCA साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है वहां से भी हमें ऑक्सैलो एसीटेट जो है वहां से हमें हासिल होता है। इसके अलावा इट्स क्लियर द मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल लैक्टेट एंड ग्लाइसरोल। अब क्या करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है, उसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट लैक्टेट है। अब लैक्टेट का एक्सेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस का सबब बनती है जो कि नुकसानदेह है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे RBC के अंदर क्या होता है, RBC में हमेशा क्या है, एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। अब RBC के अंदर एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो लैक्टेट वहाँ पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। अब लैक्टेट को आगे मजीद यूटिलाइज कर ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में इसकी जो है इन्वॉल्व करना, इसको, ये भी किसका काम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक प्रोसेस है। कि मतलब कि जो वेस्ट है हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है उसको फिर रीसाइक्लिंग में लेकर आ रही है, उसको भी नुकसान से बचाने के लिए, लैक्टिक एसिडोसिस से बचने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टेप होता है। लैक्टेट हमारा इसमें यूटिलाइज हो जाता है। तो कैसे होता है, यहाँ से हम दोबारा जब इसका जिक्र सारी तफसील में समझाता हूँ तो उसमें आपको बताऊंगा। इसके बाद ग्लिसरॉल क्या है, लिपिड की जब हमारे लाइपोलाइसिस होती है, ग्लिसरॉल वहाँ से हमें बनता है लिपिड की, हमें कहते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से भी हमें ग्लिसरॉल हासिल होता है। तो ये चीज़ जो है हम इसका भी जिक्र आगे करेंगे कि ग्लिसरॉल का क्या रोल है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, ये यहाँ पर हम जिक्र करेंगे ग्लिसरॉल का रोल। अच्छा, ये तो होगी हमारी सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं कि इन ग्लूकोनियोजेनेसिस में कौन कौन से प्रीकर्सर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, या इसको कहते हैं हम प्री रिक्विजिट्स, जैसे कुछ चीज़ों में कहा जाता है कि रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है कि ये रिक्वायरमेंट्स है, जैसे TCA साइकिल की रिक्वायरमेंट थी कि एसीटाइल को और ऑक्सैलो एसीटेट का होना ज़रूरी था। तो इसी तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, ये सबस्ट्रेट इसके क्या हैं, या हम इसको कह सकते हैं प्रीकर्सर्स इसके क्या हैं। तो ये हम देखेंगे कि इसके पायरोवेट इसके लिए प्रीकर्सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं प्रीकर्सर या सबस्ट्रेट है वो पायरोवेट है। पायरोवेट से हमें क्या बनेगा फिर, ऑक्सैलो एसीटेट। ये हम जब प्रोसेस समझेंगे तो तब हमें समझ आएगी कि ये सबस्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बगैर ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट ही नहीं हो सकती। और ग्लूकोनियोजेनेसिस हमने कहा था कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से ग्लूकोज का बनना है। अब पायरोवेट से भी हमारी ग्लूकोज बनेगी, लैक्टेट से भी हमें ग्लूकोज मिलेगी, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल से भी हमें ग्लूकोज मिलेगी। इसके अलावा अल्फा कीटो एसिड्स,
इससे भी हमें क्या मिलेगी, ग्लूकोज हासिल होगी। अब ये हमारे सबस्ट्रेट थे, पायरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट बन जाएगा, लैक्टेट से क्योंकि लीवर में ट्रांसफ़र होगा और वहाँ से फिर इसको ग्लूकोज में वो कन्वर्ट कर देगा। फिर ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल लीवर के अंदर जाएगा, ठीक है। जब लिपिड की फैटी एसिड अपना लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहाँ पर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है लीवर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लीवर एक्सेप्ट करने के बाद उसकी फास्फोराइलेशन करता है और उसको फास्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। जब फास्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि यही ग्लिसरॉल हमें देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये चीज़ें याद रखनी है, आगे इंशाल्लाह काम आएंगी। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पे कि अल्फा कीटो एसिड्स। अल्फा कीटो एसिड्स क्या हैं, ठीक है, ये कहाँ से हासिल होते हैं? अल्फा कीटो एसिड्स में हमारे पास पायरुवेट भी हो सकता है, हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट भी हो सकता है, हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रहे हैं अल्फा कीटो एसिड्स? ये टीसीएस साइकिल्स के अंदर हमने बताया था कि अल्फा कीटो एसिड्स वहाँ से हमें हासिल होता है, ऑक्सैलोएसीटेट भी वहाँ से हासिल होता है। तो ये दर हकीकत में उनमें से अगर हम एक अल्फा कीटो एसिड्स में ऑक्सैलोएसीटेट को जिक्र करें तो ऑक्सैलोएसीटेट क्या है, प्रिकर्सर ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सैलोएसीटेट से ही कन्वर्ट होने के बाद फास्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, इसके बगैर ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये हम कहते हैं कि ये जो है प्रीकर्सर्स जो है सबस्ट्रेट, इनकी मौजूदगी की वजह से आगे क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ तक हमारा हो गया एक इंट्रोडक्शन। ये मतलब हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी पूरे जो हमारा प्रोसेस है कैसे हो रहा है, कौन से एंजाइम्स रिएक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से रिएक्शन उसके अंदर हो रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन हो रही है या रीऑक्सीडेशन हो रही है या फास्फेट का ऐड होना है या फास्फेट का रिमूव होना है। तो ये सारे स्टेप अभी हम पढ़ेंगे। अभी एक इंट्रोडक्टरी में उसको आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस को बता रहा था। इसके अलावा हमारे पास है कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस को सादा लफ्ज़ों में, इंतहाई सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूँ तो जो ग्लाइकोलाइसिस है, अगर आपने वो समझ ली है, अगर नहीं समझी तो वो मेरे लेक्चर्स ग्लाइकोलाइसिस से आप समझें मज़ीद। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा रिवर्स प्रोसेस है वो सारे का सारा हम कह सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है। चंद एक स्टेप्स हैं जिसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर होगी, किस एंजाइम्स में होगी, वो वेरिएशन होगी, वो समझाएंगे। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का जो रिवर्स होगा वो हमारा होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में हमने आपको बताया था कि 3 इरिवर्सिबल टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, उसमें 10 रिएक्शन। 10 स्टेप्स के अंदर 3 स्टेप्स जो हमने बताए थे, इनमें से मैंने बताया था आपको कि रिएक्शन नंबर 1 या स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10, ये ग्लाइकोलाइसिस का ये वो स्टेप हैं जो इरिवर्सिबल थे। अब ये स्टेप हमारे इरिवर्सिबल हैं, बाकी जो 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे वो 7 स्टेप हमारे सारे रिवर्सिबल हैं। अब मैं थोड़ा सा रिमाइंडर देने के लिए आपको कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा स्टेप था जो इरिवर्सिबल था, क्योंकि जब तक अगर हमें वो समझ नहीं आएगी तो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको ले चलता हूं कि ये ग्लाइकोलाइसिस पे वापस अपनी मेमोरी को रिट्राइव करें और हम ग्लाइकोलाइसिस पे चलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप नंबर 1 था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का बनना। अब ये इसमें एंजाइम था ग्लूकोकाइनेज, यह हेक्सोकाइनेज था। अब ये दोनों एंजाइम्स पर रिएक्शन के नतीजे में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनती थी, मगर ये क्या था, इरिवर्सिबल के सेम एंजाइम से यही रिएक्शन दोबारा से रिवर्ट नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, आगे रिएक्शन चलते हुए हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनने से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बनने का ये जो स्टेप था, स्टेप नंबर 3 था ग्लाइकोलाइसिस का। इसमें एंजाइम था फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब इस रिएक्शन के नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट मिलती 1,6 बाईफास्फेट, मगर इस प्रोडक्ट को वापस रिवर्ट करने के लिए सेम एंजाइम जो था ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उसके लिए एंजाइम चेंज होना। इसलिए हम कहते थे कि सेम एंजाइम से क्योंकि रिवर्ट नहीं होता प्रोसेस, तो ये इरिवर्सिबल है। ये 2 स्टेप इरिवर्सिबल। फिर ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट में पायरुवेट बनने से पहले वाला जो स्टेप था, स्टेप नंबर 10, ये था कि फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनने का अम्ल। ये जो रिएक्शन था इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज, व्हेन इट रिएक्ट ऑन द फास्फोइनोल पायरुवेट, we will get the pyruvate
ये जो रिएक्शन था, हम क्या है कि कहते हैं कि पायरोवेट से दोबारा अगर फास्फोइनोल पायरोवेट बनना है तो सेम एंजाइम यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये 3 रिएक्शन थे जो इरिवर्सिबल थे। अब इन तीनों रिएक्शन के साथ ही अगर हम ये समझ लें कि कौन से एंजाइम है, अगर हम इन्हीं 3 को, बाकी तो 7 सारे के सारे क्या है, रिवर्सिबल हैं, इन 3 स्टेप को कैसे रिवर्ट किया जाएगा कि दोबारा, मतलब कि हम कहते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ग्लूकोज से, ये हमारी ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरोवेट बनने का जो अम्ल है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। फिर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंतहाई सिंपल वर्ड में कहूं तो क्या कह सकते हैं कि पायरोवेट से दोबारा ग्लूकोज बनने का अम्ल, ये क्या है, हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है। अब इन तीनों स्टेप्स के वो एंजाइम्स जो इनको रिवर्ट कर सकें, हम उसको पहले याद करेंगे। बाकी सारे के सारे एंजाइम सिर्फ रिएक्शन रिवर्ट होता जाएगा, एंजाइम वही जो ग्लाइकोलाइसिस में यूटिलाइज हुए हैं उन्हीं की यूटिलाइजेशन के नतीजे में, उन्हीं के साथ रिएक्शन के नतीजे में हमें प्रोडक्ट बैकवर्ड में मिलती रहेगी। तो आइए हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 10, क्योंकि हमने शुरू करना है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो पायरोवेट से स्टार्ट होनी है, तो हम पायरोवेट से देखते हैं कि पायरोवेट काइनेज की जगह पर जो एंजाइम, 2 एंजाइम आएंगे, क्योंकि पायरोवेट से जब तक ऑक्सैलो एसीटेट नहीं बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट क्योंकि फास्फोइनोल पायरोवेट का प्रिकर्सर है, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक स्टेप आगे मूव नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर 2 एंजाइम यूटिलाइज होंगे, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज इसकी जगह पर जो ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट क्योंकि फास्फोइनोल पायरोवेट का प्रिकर्सर है तो उसके लिए एंजाइम आएगा फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज। अब ये 2 एंजाइम आपने याद कर लिए कि हमें 3 इरिवर्सिबल स्टेप थे, मगर एक स्टेप एक्स्ट्रा होने की वजह से, ऑक्सैलो एसीटेट की वजह से एक एंजाइम एक्स्ट्रा होगा, वरना 3 के 3 ही एंजाइम थे, अब 4 हमने याद कर। और ये इन एंजाइम को वो की एंजाइम्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से भी कहते हैं। आपके क्वेश्चंस के आ सकते हैं आपको कि राइट डाउन द की एंजाइम्स दैट play the very important role in the gluconeogenesis. Without that enzyme the gluconeogenesis cannot be start. तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 एंजाइम्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो जिस तरह से आपको अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि 2 एंजाइम हमने याद कर लिए। तीसरा एंजाइम जो था, आपने जो स्टेप नंबर 3 के रिएक्शन पर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की जगह पर, देखिए मैंने रिएक्शन बैकवर्ड किया इसी वजह से कि ये बैकवर्ड इस एंजाइम के साथ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। कि फ्रक्टोज इसी की जगह पर जो एंजाइम यूज होगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, इसी के नाम से है, आसान याद करना, उसी के नाम से मिलता जुलता है, उसने रिवर्ट कर दिया। अब हम पहुंच गए ग्लूकोज बनने के अमल तक। इधर अब यहां पर जो स्टेप नंबर 1 था ग्लाइकोलाइसिस का, मगर इसका लास्ट स्टेप होगा, ठीक है, ग्लूकोज बनने का अमल का, तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज हेक्सो ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज की जगह पर जो एंजाइम इसको प्रोसेस को रिवर्ट करेगा, इसके लिए मैंने इसको ये इसके एरो का निशान बनाते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्ट करने के लिए ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम रिएक्ट करेगा। अब ये चारों एंजाइम्स की एंजाइम से जो हमने याद कर लिए, बाकी सारे का सारा प्रोसेस भी सब तकरीबन वही है और एंजाइम्स भी सेम होंगे। आइए हम अब इस प्रोसेस को देखते हैं कि लीवर या किडनी के अंदर होने वाली ग्लूकोनियोजेनेसिस मोस्टली कहाँ पे होती है, लिवर में, वहाँ पर कैसे हो रही है। ये देखें, ये हमारा साइटोसेल और सेल का ये साइटोसोल और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया अब देखेंगे पायरोवेट हमें, क्योंकि इस वक्त हमारा टॉपिक ना तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है और ना ही लिपिड मेटाबॉलिज्म है, मगर हम ये क्योंकि मैंने प्रीकर्सर्स आपको बता चुका हूँ, तो प्रीकर्सर्स में जहाँ पे मैंने अल्फा कीटो एसिड्स बताया था, तो अल्फा कीटो एसिड्स के अंदर जो ये हमें हासिल होता है ऑक्सैलो एसीटेट या अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स है, उनकी जो है उनकी फर्दर ब्रेकडाउन से जो है उनके मेटाबोलाइज होने से जो ये ऑक्सैलो एसीटेट हमें मिलता है। ये बात मैंने आपको उसमें बताई थी कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो ऑक्सीडेशन या मेटाबॉलिक साइकिल है, सेंट्रल साइकिल ना सिर्फ ग्लूकोज के लिए बल्कि
और सॉरी ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए बल्कि लिपिड्स के लिए भी है और प्रोटीन के लिए भी है। तो उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में इन शॉर्ट हम कहते हैं कि उस ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स में से सबसे जो मेजर रोल अमाइनो एसिड्स प्ले करता है वो कौन सा है? एलानिन है। एलानिन अब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एलानिन से हमें यहाँ पर एंजाइम भी एक्ट करेगा जिसका नाम है ट्रांसअमाइनेज। ये एंजाइम्स जो है रिएक्ट करने के बाद हमें मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता हुआ तो ये हमें क्या मिल गया? ट्रांसअमाइनेज है, तो हमें पायरुवेट हासिल हो जाएगा। ठीक है, हमें इसका मतलब पायरुवेट हमें एलानिन से भी मिल सकता है। इसके अलावा पायरुवेट आपको लैक्टेट से भी, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको सामने रखी हैं कि लैक्टेट से भी मिलता है। लैक्टेट क्या है? लैक्टेट आपको पता है कि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है का एंड प्रोडक्ट लैक्टेट है। तो लैक्टेट से यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम जब रिएक्ट करेगा और अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो आपको पता है कि ये रिवर्सिबल है लैक्टेट टू पायरुवेट। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के नतीजे में क्या होगा? क्योंकि वैसे भी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो लैक्टेट से भी पायरुवेट हमें हासिल हो जाता है। तो अब पायरुवेट तक हमें हासिल हो गया कि पायरुवेट तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीकर्सर है या सबस्ट्रेट है हमारा किसका? ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ये हमें हासिल हो गया है। अब इससे आगे चलना है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट एक सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल हमें हासिल हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस, इससे ग्लूकोज कैसे बनेगी? अब पायरुवेट क्या करेगा? पायरुवेट यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन का अमल होगा, स्टेप होगा। अब इस स्टेप के दौरान पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पहला एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, देखें यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया था कि आखिरी जो स्टेप था वो इसका पहला स्टेप होगा। तो यहाँ पर जो पहला एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज प्लस इसका को एंजाइम बायोटीन, और इस नतीजे के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान हमें एटीपी रिक्वायर्ड होगी। अब एटीपी रिक्वायर्ड होगी तो क्या यहाँ से क्या होगा? एटीपी कन्वर्ट होके जब एक फास्फेट ग्रुप हमें लेना होगा, हमें एनर्जी लेनी होगी फास्फेट से, तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में। तो यहाँ से और अक्सर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज होगी ऐड होगी। तो पायरुवेट से इस रिएक्शन के नतीजे में हासिल होने वाली प्रोडक्ट हमारी होगी ऑक्सैलोएसीटेट। अब यहाँ पर बात यह है कि ऑक्सैलोएसीटेट जो ये मैंने आपको मेंशन किया है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है या हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये होती हैं सेमी परमिएबल, मतलब कि स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को इन और आउट होने की इससे इजाज़त होती है। सादा लफ्ज़ में कि सेमी परमिएबल क्या होता है। अब ऑक्सैलोएसीटेट जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इससे क्रॉस नहीं कर सकता। हमने कहा था कि जो इनिशियल स्टेप है पायरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट तक का बनने का अमल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकी सारे का सारा स्टेप ऑक्सैलोएसीटेट तो ऑनवर्ड ग्लूकोज बनने तक का साइटोसोल में होता है। मगर अब ऑक्सैलोएसीटेट साइटोसोल में आए तो अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब क्या है, क्योंकि ये इसके लिए परमिएबल नहीं है, तो ऑक्सैलोएसीटेट फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट। अब मैलेट की जो फॉर्मेशन होगी, मैलेट के लिए जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, इम्परमिएबल नहीं है। तो इसलिए ऑक्सैलोएसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट क्रॉस कर सकता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को और साइटोसोल में आ जाता है। मैलेट साइटोसोल में आने के बाद क्योंकि प्रीकर्सर था फास्फोइनोल पायरुवेट का ऑक्सैलोएसीटेट, तो मैलेट दोबारा क्या कहता है, सेम एंजाइम से मैलेट डिहाइड्रोजिनेज से ऑक्सैलोएसीटेट से मैलेट बना और मैलेट फिर ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हुआ सेम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। अब इस एंजाइम से मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट से मैलेट और मैलेट से फिर ऑक्सैलोएसीटेट के बनने के इस प्रोसेस में इसको क्या कहते हैं, मैलेट शटल का नाम दिया जाता है। इसी प्रोसेस को इंटरकन्वर्टेबल के इस मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट से फिर मैलेट बन रहा है, तो इसे क्या लेते हैं, मैलेट शटल। अब हमारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर साइटोसोल में आ गया है। अब हमारा प्रोसेस साइटोसोल में चल रहा है कि ऑक्सैलोएसीटेट हमें फास्फोइनोल पायरुवेट का जो हमें यहाँ से जो ग्लाइकोलाइसिस का आखिरी स्टेप से पीछे लेकर जाएगा और ग्लूकोज तक लेके आएगा, इसका पहले स्टेप का प्रीकर्सर हमें मुयस्सर हो गया। अब हमें मिल गया कि फास्फोइनोल पायरुवेट का प्रीकर्सर था ऑक्सैलोएसीटेट, ये हमें मिल गया। ऑक्सैलोएसीटेट यहाँ पर फिर क्या होगा,
इस प्रोसेस में भी फिर क्या चाहिए होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर एनर्जी एटीपी की बजाय हमें जीटीपी की फॉर्म के अंदर मिलेगी। जीटीपी से जब एनर्जी लेंगे तो बकाया बच जाएगा जीडीपी, ठीक है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज हुई, यानी 1 एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज हुआ और 1 एटीपी हमें यहाँ पर यूटिलाइज हुआ। तो यहाँ से ऑक्सैलोएसीटेट पर जब एंजाइम, जो दूसरा एंजाइम मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम याद रखेंगे 4 एंजाइम्स, और इन 4 एंजाइम को याद करने से सारा प्रोसेस याद हो जाएगा। पीईपी फास्फोइनोल, जो चीज बननी है, फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम रिएक्ट करेगा। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई थी, मगर इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, मगर यहां पर एटीपी जो हमें जीटीपी की फॉर्म में यहां पर एनर्जी यूटिलाइज होगी। अब यहां पर एनर्जी यूटिलाइज हुई तो ऑक्सैलोएसीटेट से फास्फोइनोल पायरोवेट, जो ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप में से पायरोवेट से रिवर्ट होने का प्रोसेस था, वो हमारा स्टार्ट हो गया कि फास्फोइनोल पायरोवेट हमें मिल गया। अब फिर आप ग्लाइकोलिसिस को सिर्फ रिमाइंड कर लें तो आपको ये प्रोसेस सारे का सारा, मैं यहाँ तक जब आपको समझाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि ये तो वही प्रोसेस है जो ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था, मगर रिवर्ट। फास्फोइनोल पायरोवेट से लास्ट स्टेप क्या था हमारा, फास्फोइनोल पायरोवेट से लास्ट स्टेप था 2-फास्फोग्लिसरेट। अब ये इनोल पायरोवेट से फास्फोइनोल से ये कैसे बनेगा, यहां पर एंजाइम जो एक्ट करेगा वो कौन सा होगा, इनोलेज। इनोलेज एंजाइम्स के नतीजे में यहां पर ग्लाइकोलिसिस के अंदर यहां पर वाटर रिमूव हो रहा था ग्लाइकोलिसिस में, वही वाटर जो रिमूव हुआ था ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि हमारा स्टेप चल रहा है रिवर्ट, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर वाटर दोबारा से ऐड होगा तो फास्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगी 2-फास्फोग्लिसरेट। अब ये 2-फास्फोग्लिसरेट से क्या मुराद है, मैंने ग्लाइकोलिसिस में आपको ये बात समझाई थी कि 2-फास्फो से मुराद ये नहीं है कि फास्फेट के 2 ग्रुप है, ठीक है ना, इससे मुराद है कि इसके अंदर 2 कार्बन है। इससे मुराद ये होता है कि फास्फोग्लिसरेट के कार्बन नंबर 2 के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच है, सिर्फ इससे मुराद ये है, 2-फास्फोग्लिसरेट से मुराद। वरना ये आपको पता है कि पायरोवेट हमारा 3 कार्बन है, ठीक है। ऑक्सैलोएसीटेट यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन था ऑक्सैलोएसीटेट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, तो फास्फोइनोल पायरोवेट हमारा कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये 3 कार्बन, ये भी हमारा कार्बन 3 ही है, मगर उसके कार्बन नंबर 2 पर फास्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। इससे सिर्फ ये आपने मुराद लेनी है, कुछ और नहीं लेना कि इसमें 2 कार्बन है। अच्छा, 2-फास्फोग्लिसरेट से ग्लाइकोलिसिस वाला सेम एंजाइम फास्फोग्लिसरेट, ये भी सेम एंजाइम वही था, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो 2-फास्फोग्लिसरेट से हमें मिलेगा 3-फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेशन से आप याद रखें इसको कि म्यूटेशन होती है चेंज होना, तो यहां पर चेंजिंग क्या आई है, सिर्फ जो फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच था, यहां पर कार्बन नंबर 3 पर अटैच हो गया, तो ये म्यूटेज एंजाइम्स रिएक्शन के नतीजे में। अच्छा, उसके बाद क्या है, 3-फास्फोग्लिसरेट से अब हमें मिलेगा 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट। अब 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट में यहां पर फिर क्या होगा, इस दौरान एक एटीपी फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक फास्फेट ग्रुप हमें यहां पर मिल जाएगा। एक फास्फेट ग्रुप जब यहां पर मिलेगा तो 1,3-बाईफास्फो, ये सिर्फ 3 था, अब यहां पर फास्फो था, यहां पर बाई 2 के मतलब कि यहां पर जो बाईफास्फोग्लिसरेट, जो फास्फोग्लिसरेट है, उसके कार्बन नंबर 1 पर भी और कार्बन नंबर 3 दोनों के ऊपर क्या है, फास्फेट ग्रुप अटैच्ड है। अब यहां से 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट से क्या होगा कि फास्फेट यहां पर रिलीज हो जाएगा। फास्फेट जब रिलीज हुआ तो बाई खत्म हो जाएगा, जारी बात है। अब सिर्फ एक फास्फेट ग्रुप होगा तो वो सिर्फ 3 पर, कार्बन नंबर 3 पर होगा, तो बाई भी खत्म हो गया, क्योंकि 1 इसलिए खत्म हो गया कि फास्फेट ग्रुप ही हमारे पास एक रह गया, तो इसलिए 3-फास्फोग्लिसरेट बाई से खत्म। अब फास्फोग्लिसरेट के कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया, एक रह गया। अब यहां पर आपको याद हो कि यहाँ ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में हमने कहा था कि यहां पर हमें जो हेक्सोज है 6 कार्बन ग्लूकोज के यहां पर ब्रेकडाउन होते हुए ट्राइओजेस बन जाते हैं। 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट हमें हासिल होती हैं, कौन सी, 3-फास्फोग्लिसरेट
ग्लिसरॉल्डिहाइड, या और दूसरे नंबर पे जो था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। मगर इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप में हमें एक चीज तो हासिल होगी जो ट्राइयोसिस की एक थी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, मगर जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कहाँ से हासिल होगा? ये आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे प्रिकर्सर्स में ग्लिसरॉल भी मौजूद है जो लिवर में जाती है, फास्फोराइलेटेड होती है और उसको कन्वर्ट करती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब यहाँ पर मौजूद जो ग्लिसरॉल लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म है उसके नतीजे में ग्लिसरॉल फास्फेट और ग्लिसरॉल फास्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का वो स्टेप जहाँ पर दो प्रोडक्ट हमें हासिल हो रही थी। अब दोनों प्रोडक्ट हमें मिल गई हैं ये दोनों, मगर यहाँ वहाँ पर मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। यहाँ पर एंजाइम आता है फास्फोट्राइओज आइसोमेरेज, जो क्या करता है, रिवर्स करता है दोनों प्रोसेस को, रिवर्सिबल है। मगर क्योंकि जो हमारा सेल है मोस्टली ब्रेकडाउन के लिए, फर्दर ब्रेकडाउन के लिए यूटिलाइज करता है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को, इसलिए यहां पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट विल आल्सो कन्वर्ट, या हम कहेंगे कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरॉल। अब यहां पर मतलब हमारे पास 3-फॉस्फो, ये मगर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड के मौजूद हैं, मगर हैं 3-फॉस्फो, मतलब फास्फेट ग्रुप उनके कार्बन नंबर 3 पर है। 3 और 2 को मिक्स नहीं करना, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास, क्योंकि ये भी कन्वर्ट हो गया इसमें। अब क्या बात हुई आगे, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल से आप ग्लाइकोलाइसिस को फिर से रिमाइंड करें तो वहां से इसका बैकवर्ड जो स्टेप था तो उसमें एंजाइम रिएक्ट करेगा एल्डोलेज। इस एल्डोलेज के एंजाइम्स एक्ट करने के नतीजे में यहां पर मिलेगा हमें फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। अब यहां पर बाईफॉस्फेट हमें मिलेगा। अब बाईफॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से दोबारा जो है रिएक्शन होगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ये रिएक्शन देखें, स्टेप नंबर 3 ग्लाइकोलाइसिस तक हम बैकवर्ड रिएक्शन के नतीजे में हम पहुंच गए। यहां पर इस एंजाइम्स की बजाय अब ये वाला एंजाइम्स ऐड होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज एंजाइम्स रिएक्ट करेगा इसमें विद द हेल्प ऑफ वाटर, 1 ग्रुप विल बी रिमूव। अब यहां से एक फास्फेट रिमूव होगा तो बाईफॉस्फेट से बाई खत्म हो जाएगा, 1 भी खत्म हो जाएगा। अब ये क्या बना, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, मतलब कि फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पर लास्ट में 6 कार्बन एटम है फ्रक्टोज, उसके लास्ट 6 कार्बन पर फास्फेट ग्रुप अटैच है, क्योंकि एक फास्फेट यहां से बाईफॉस्फेट से एक फास्फेट रिमूव हुआ। अब ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन था इसमें एंजाइम फास्फोफ्रक्टोज काइनेज की जगह पर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज हुआ और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल था। अब रिवर्स क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब यहां से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से दोबारा क्या होगा, फास्फोहेक्सोआइसोमेरेज, ये एंजाइम रिएक्ट करेगा और हमें प्रोडक्ट हासिल होगी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये दोनों फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये आपको पता है दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसीलिए यहां पर एंजाइम का नाम भी है आइसोमेरेज। अब हम जो ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप था, रिएक्शन नंबर 1 था, अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। मगर ग्लूकोनियोजेनेसिस का हमने कहा था कि रिवर्स प्रोसेस है किसका, ग्लाइकोलाइसिस, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये लास्ट स्टेप है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज बनने का अमल, ये देखें मैंने यहां पर आपको बताया ये जो रिएक्शन है ये भी था हमारा इरिवर्सिबल। अब ये एंजाइम जो था इसकी बजाय हमने रिवर्स इस प्रोसेस को करने के लिए कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। अब यहां पर एंजाइम आया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, कुछ जगहों पर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फास्फेटेज के नाम से भी है। ये एंजाइम जो 4 नंबर की एंजाइम्स के अंदर 4 नंबर एंजाइम था, इसके नतीजे में ये स्टेप ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या होगा, फास्फेट फिर रिमूव हो जाएगा। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फास्फेट रिमूव हुआ और ग्लूकोज 6 कार्बन ग्लूकोज यहां पर हमें हासिल होगी, 6 कार्बन ग्लूकोज। अब ये जो 6 कार्बन ग्लूकोज हासिल हुई है इस नतीजे में आप यहां पर देखें हमें एक एटीपी यहां पे यूटिलाइज हुई, एक हमें यहां पर यूटिलाइज हुई 2,
और एक हमें यहाँ पर यूटिलाइज हुई, तो 3 ATP यूटिलाइज हुई। अब ये 3 ATP यूटिलाइज हुई हैं, तो यहाँ पर ग्लूकोज बनने का अमल, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो ग्लूकोज बनने का अमल है उसमें हमें क्या होगा कि 2 पायरुवेट रिक्वायर्ड होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हासिल होगा 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से, क्योंकि ये 3 कार्बन है करते कराते, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो ये पूरे प्रोसेस में आपको समझाते हुए ये भी इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये भी ट्राइओसिस थे, ये भी 3 कार्बन था, ये भी 3 कार्बन था। अब इस तरह से 2 के नतीजे में हमें एक ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमें हासिल हो गया। ये हमारा मुख्तसर सा तारफ था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनने का अमल, या पायरुवेट से ग्लूकोज का ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का अमल एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हम कहते हैं। मज़ीद कुछ जानना चाहें तो आप कुछ सवाल हो आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनल में आप उससे पूछ सकते हैं। इस वक्त के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।